हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी इस क्लास में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे जुलाई माह के संदर्भ में। दोस्तों, जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करें इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने जनवरी से लेके जून तक कितने माह का दोस्तों 6 माह का करंट अफेयर्स हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि 6 माह का करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम 7वां माह जो है हमारा जुलाई माह का, इसको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके पश्चात जो दोस्तों 1 अगस्त से यानी कल से जो है हमारी कक्षाएं यूट्यूब पर सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखें। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपकी एमपीपीएससी हुआ, ठीक है, जिसमें आप 2026 को ध्यान में रखकर प्रिपेयर कर रहे हो। एमपीएफएसओ हुआ, है ना, दिसंबर जनवरी के आसपास जो आपकी एग्जाम हो सकती है, ऐसा अभी डेट आया है, तो ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इसके लिए करंट अफेयर्स जिसमें पेपर ए जो है या पार्ट ए जो है उसमें दोस्तों यूनिट 5 जो है उसमें भी करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर एमपीएसआई या एमपी में जो भी कांस्टेबल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये सारी एग्जाम जो दी जाती है और यदि उनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये करंट अफेयर्स आपकी इन सारी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बेहतर साबित होगा। ठीक है, इससे पहले की क्लास जरूर देखिएगा, उसमें हमने 6 माह का करंट अफेयर्स एक साथ अच्छे से कंप्लीट किया है। अच्छा, उसमें हमने दोस्तों क्या किया है, जो हमारे पिछले 4 से 5 वर्ष में एमपीपीएससी द्वारा जो करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हैं उन सारे आयाम को वहां पर कवर किया गया है। सारे आयाम जैसे जो जो टॉपिक रहते हैं हमारी पीएससी में, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर हमने करंट अफेयर्स वहां पर डिस्कस किया है। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है, जितना आप पढ़ना चाहोगे उतना आपको कम लगेगा। लेकिन वहां मैंने 4 से 5 वर्ष में जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं, किन बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बहुत अच्छे से डिजाइन करके पढ़ाया है। आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आज की जो है क्लास हमारी प्रारंभ करते हैं दोस्तों। इस क्लास में हम केवल जुलाई माह जो है हमारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यूनिट 8 को लेकर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत रहिए। इस क्लास में और आने वाली जो भी क्लासेस रहेगी आपका एमपी का करंट अफेयर्स में बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, एक समझ के साथ में। दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ हमें एक समझ को भी विकसित करना है, जिसके आधार पर हम मेंस में भी कई बार यदि करंट से संबंधित कुछ बात आती है या हमारे सिलेबस के अनुसार कोई बिंदु ऐसा जो करंट से जोड़कर हमें लिखना होता है, तो वहां पर वो समझ आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखकर हम बेहतर तरीके से हमारी इस क्लास को यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं दोस्तों पूरा हमारा जुलाई माह का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसे देखिएगा। देखो, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, 15 अगस्त से मध्य प्रदेश सरकार ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों, अभी जल गंगा संवर्धन अभियान चला था, उस अभियान में एक घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से एक बगिया माँ के नाम अभियान का प्रारंभ किया जाएगा। अब इस अभियान से समझ में आता है कि यह जो है महिलाओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया एक अभियान है। और दोस्तों, इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, देखो इसमें यहाँ से बगिया आप समझ पा रहे हो दोस्तों, बाग है ना, कोई मतलब यहाँ पर जो है सरकार उद्यान है, उद्यान जो होते हैं उद्यान को निर्मित करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि महिला धीरे 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 उद्यान के आधार पर जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति महिलाओं की मजबूत हो, इस बात को ध्यान में रखकर यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखो इसकी जो शुरुआत होगी कब से होगी, पहले ये देख लो, फिर इसके सारे आयाम बताता हूँ। देखो, 15 अगस्त 2025 को इसे प्रारंभ किया जाएगा और इसका समापन होगा दोस्तों 15 सितंबर 2025 को। ठीक है, चलो यहाँ पर दोस्तों 30,000 महिलाओं से निजी भूमि पर 30 लाख फलदार पौधे लगवाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें इनकी लागत हो जाएगी यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए। बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है और महिलाओं को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का या मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब दोस्तों, इस योजना का संचालन होगा मनरेगा के तहत। देखो मनरेगा के तहत किस प्रकार, देखो समझना, यहाँ पर थोड़ा सा मनरेगा को समझो। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना ही है, 7 सितंबर 2005 को इसका प्रारंभ हुआ था। पहली डेट इसकी भी यहाँ पर साथ में ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 7 सितंबर
2005। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, तो इसमें जो भी असंगठित क्षेत्र के हमारे जो मजदूर होते थे, जो कार्य करने वाले लोग होते थे, इनको कहीं ना कहीं क्या है, रोजगार देने का प्रयास किया जाता था। रोजगार कैसे दिया जाता था, जैसे यहाँ पर इसमें 100 दिन के लिए ऐसा कंपलसरी था कि 100 दिन तो हम आपको रोजगार देंगे, ऐसी सरकार 100 दिन की गारंटी देती थी। ठीक है, और इस गारंटी में यदि कोई व्यक्ति 15 दिन से यदि किसी व्यक्ति को कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है, तो इसके पश्चात उसको जो है 15 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो एक गारंटी वाली योजना थी, जिसमें फिर चाहे वो मजदूरों से गड्ढा खुदवाए, सिंचाई के लिए काम करवाए, है ना। तो ये सारी बातें ही हम यहाँ पर देखेंगे हमारी एक बगिया माँ के नाम परियोजना में। इसमें भी क्या है, महिलाओं को सिंचाई के लिए, गड्ढे खुदवाने, फल जो जो भी यहाँ पर फल के लिए जो भी पौधे लगाए जाएंगे, उनमें सब काम में क्या किया जाएगा, संलग्न किया जाएगा। तो एक बेहतर योजना है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या है दोस्तों, सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। ठीक है, एक अच्छी योजना है। और इस योजना की शुरुआत हुई है दोस्तों जल गंगा संवर्धन अभियान है इसके माध्यम से, जिसको दोस्तों छिपरा उज्जैन जो है, छिपरा नदी में उज्जैन से जो है प्रारंभ किया गया है, और उसका समापन होता है खंडवा में। आगे मैं आपको बताता हूँ। इस अभियान के तहत ही यहाँ पर इस परियोजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। देखो इसमें कैसे होगा प्रोसेस, ये चयन प्रक्रिया भी इसकी यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मोटा मोटा इसको समझ लीजिए। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये केवल आप सुन लीजिएगा। देखो, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भूमि पर लगेंगे फलदार पौधे। ठीक है, जो भी चयनित महिलाएं रहेगी, है ना, उनके बाद दोस्तों इनके पति, पिता या ससुर की भूमि पर भी सहमति से संभव होगा पौधारोपण। फिर इसमें न्यूनतम 0.5 एकड़ से अधिकतम 1 एकड़ भूमि पर इन्हें लगाए जाएंगे, और एक बगिया माँ के नाम ऐप से होगा हितग्राहियों का चयन। तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको इतनी ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है, या ये ध्यान रखना है 15 अगस्त 2025 से इसको प्रारंभ किया जाएगा, जो कब तक चलेगा दोस्तों, 15 सितंबर 2025 तक। 1000 करोड़ की लागत से इसे शुरू किया जा रहा है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, हाल ही में जल संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश जल प्रहरी अवार्ड से किस नगर निगम को सम्मानित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है इंदौर। ठीक है, देखो थोड़ी 2-3 बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला तो यहाँ पर जल प्रहरी अवार्ड जो है, इससे तो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को क्या है दोस्तों, नगर निगम को सम्मानित कर दिया है। ठीक है, लेकिन यह जो जल गंगा संवर्धन अभियान है दोस्तों, यह जो है कब से कब तक चला, तो ये 30 मार्च से दोस्तों 30 जून तक चला है। ठीक है, 30 जून 2025 तक चला है। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका प्रारंभ, देखो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इसका प्रारंभ होगा दोस्तों उज्जैन से। उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका प्रारंभ किया जाता है छिपरा नदी से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसका समापन होगा दोस्तों 30 जून को। और इसका समापन कहाँ पर हुआ, तो इसका समापन समारोह हुआ दोस्तों खंडवा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और खंडवा में ही जब समापन समारोह हुआ है, तो उस समय जो है वितरित किए गए थे यहाँ पर जल प्रहरी अवार्ड। और यह अवार्ड जो है मध्य प्रदेश की इंदौर जिले की नगर निगम को प्राप्त हुआ है। तो ये इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित है, और यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो 4 जुलाई 2025 को पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र जी डावर का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये चिकित्सक थे। लेकिन थोड़ी सी कहानी इनकी समझना, दोस्तों आर्मी में है, ये हमारी सेना में कैप्टन के रूप में भी थे ये। और फिर बाद में ये जब वहां से उनको सेवानिवृत्त किया गया, समय से पहले ही ये जो है सेवानिवृत्त हो गए। और फिर इनके पश्चात उसके पश्चात फिर इन्होंने जबलपुर में जो है दोस्तों क्या है, अस्पताल के माध्यम से जो है लोगों का इलाज करना प्रारंभ किया। मात्र 2 रुपए की फीस से इन्होंने प्रारंभ किया था, और अधिकतम इन्होंने लोगों से केवल 20 रुपए जो है फीस ली है। ठीक है, तो इन्हें 20 रुपए वाले डॉक्टर साहब के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जन्म यदि आप देखोगे दोस्तों, तो 1946 में इनका होता है जन्म। और जन्म भी होगा कहाँ पर, तो यह होगा दोस्तों पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एक गांव में इनका जन्म होता है। और फिर इसके बाद जो है ये जो है जालंधर में जो है अपनी पढ़ाई पूरी, स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं जालंधर में। जालंधर कहाँ दोस्तों, पंजाब, है ना। यहाँ पर जो है इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है ये लेते हैं।
फिर कुछ समय पश्चात जो है ये एमबीबीएस के लिए कहाँ आ जाते हैं दोस्तों, हमारे जबलपुर में। ठीक है, और जबलपुर से ही इनका संबंध है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और फिर जबलपुर में जब इनकी डॉक्टरी कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात जो है ये लोगों की सहायता करते हैं दोस्तों। 2 रुपए से इनका प्रारंभ होता है फीस लेना, और अधिकतम इन्होंने केवल 20 रुपए ली। और लोगों में यह दोस्तों मसीहा के रूप में या गरीबों के मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं। 2023 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बात ध्यान रखना। देखो ये नरेंद्र जी मोदी के साथ जो मोदी जी जो है इनके साथ ये हाथ मिला रहे हैं, ध्यान रखना। ये चेहरा बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने लोगों को अपनी जितनी सहायता हो सकती थी उतनी सहायता करी है। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, जब 1971 में, थोड़ी ये बात भी समझ लो, जब 1971 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, ऐसी स्थिति में भी जो घायल सैनिक थे उन लोगों की भी इन्होंने दोस्तों बहुत सारी उस समय भी मदद करी है। ठीक है, मसीहा के रूप में इन्हें जाना जाता है। और हाल ही में 4 जुलाई को इनका क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह जो है चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक के साथ साथ ये सेना में क्या थे दोस्तों, कैप्टन भी थे। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबलपुर जिला विशेषतः इस बात को ध्यान रखना, जबलपुर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित वैश्विक संवाद 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया है। अभी हमारे जो मोहन यादव जी जो है ये भी जो है अब जो है हर देश में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो अभी 2 देश हाल ही में जो है ये घटना, इसको ध्यान रखिएगा, स्पेन और यूएई। स्पेन और यूएई में ये वैश्विक संवाद 2025 जो हुआ उसमें ये शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर इन 2 शहरों के नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सीएम के संदर्भ में है। हमेशा हम पीएम या मोदी जी के संदर्भ में देखते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा पर यहाँ गए हैं, कब गए हैं, उस देश की राजधानी क्या है, छोटी छोटी बातें उनके संदर्भ में भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये बात हमारे लिए ज्यादा सोचने वाली है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है ये भी अब जो है विदेश यात्रा पर हैं। तो इनके लिए ये सारी बातें जो जो भी हमारे राष्ट्र जहाँ पर ये गए हैं उन राष्ट्रों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, दोनों देशों की बात समझते हैं। सबसे पहले यूएई में, यूएई में जो है ये कार्यक्रम हुए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो किस शहर में हुए हैं, दुबई में। ठीक है, दुबई में यह गए हैं। और पहला जो है तिथि ध्यान रखिएगा 13 से 15 जुलाई 2025 तक वहां रहे हैं। फिर दूसरा देश है दोस्तों स्पेन। स्पेन में भी कौन सा शहर दोस्तों, बर्सिलोना। और बर्सिलोना शहर में ये रुके हैं 16 से 19 जुलाई 2025 तक। और यहाँ पर फिर संवाद मतलब जो बड़े बड़े देश हैं, अब हमारे मध्य प्रदेश में क्या करें, निवेश करें, इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसे संवाद किए जाते हैं। अब वो निवेश किस क्षेत्र में करेंगे, तो दोस्तों वो हमारे शिक्षा में भी, हमारे स्वास्थ्य में भी, तकनीकी में भी, आईटी सेक्टर में भी, है ना। ये सारे क्षेत्र जो है इन क्षेत्र में वो क्या करेंगे, देश हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, इसी बात को ध्यान में रखकर ये संवाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निवेश कितना प्राप्त हुआ है, तो लगभग देखो ये अनुमानित रहती है 11,119 करोड़ से अधिक का निवेश हमें क्या है, प्राप्त हुआ है। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लगभग 14,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ बात है जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। डेट याद रखना और शहर भी याद रख लेना। यहाँ पर दुबई है और यहाँ पर बर्सिलोना है। ठीक है, कई बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो अब अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राज्य में अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों अटल पेंशन योजना, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानो। अटल पेंशन योजना में क्या होता है दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, देखो इसको थोड़ा सा समझो, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं इनको दोस्तों क्या है, कार्य करने वाले जो व्यक्ति है इसमें वो 60 वर्ष की आयु के पश्चात एक निश्चित पेंशन राशि उपलब्ध उन्हें करवाई जाएगी इस योजना के तहत। जो हमारे असंगठित क्षेत्र, अब थोड़ा सा जानो असंगठित क्षेत्र क्या है। देखो असंगठित क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं इनका किसी प्रकार से कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, ना इनको ऐसा फिक्स ऐसा काम करना है या इसी समय पर काम करना है, ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। जैसे हमारे खेत में मान लो हमें मजदूरों की आवश्यकता लगती है, तो हम मजदूरों को उसी समय बुलाते हैं जब हमें आवश्यकता लगती है। जब हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब हम उन मजदूरों को वापस छोड़ देते हैं। फिर वो क्या करेंगे, कैसा उनका जीवन यापन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका कोई रेगुलर काम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, समय पर जब आवश्यकता लगी तब काम करने के लिए बुला लिया, वापस उनको भगा दिया।
तो ऐसे लोग ही हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, इन पर कोई 8 घंटे काम करना है आपको या 5 घंटे काम करना, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात क्या दोस्तों, एक निश्चित अमाउंट जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो यही हमारी योजना है, कौन सी दोस्तों, अटल पेंशन योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों कब, 9 मई 2015 को। ठीक है, अब देखो इसमें पात्रता क्या है, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष तक आपको जो है एक अवधि जो है, निर्धारित अवधि जो जमा करवानी है। फिर आप जब 60 वर्ष के हो जाओगे, उसके पश्चात जो है आपको क्या है, पेंशन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कार्य करने में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम नंबर पर आया है देश में, बालाघाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बालाघाट। और दोस्तों यहाँ जो है तिथि कब से कब तक यह जो है आवेदन आए इसके, 1 मई से 15 जुलाई 2025 तक। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखना। और देश में हमारा बालाघाट जो है पहले नंबर पर है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का श्योपुर जो है वो तीसरे नंबर पर है, उज्जैन हमारा 8वें नंबर पर है, और अलीराजपुर हमारा यहाँ पर 9वें नंबर पर है। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कब शुरू हुई थी दोस्तों, 9 मई 2015 को। पात्रता है 18 से 40 वर्ष, और 60 वर्ष की आयु के पश्चात जो है क्या है, एक निश्चित पेंशन राशि जो है इनको दी जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला है प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। ये प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन हो गया है, इसका संरक्षण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा था। बहुत ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यह जो है वत्सला, वत्सला एक हथनी है दोस्तों, और लगभग 100 वर्ष से अधिक की आयु इसकी थी। ठीक है, और हाल ही में इसका क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है। और यह पन्ना टाइगर रिजर्व में, इसको जो है इसका संबंध किस टाइगर रिजर्व से है दोस्तों, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से। यहाँ पर फोटो में आप देखिए, देखो ये इसमें जो है सारी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आएगी। देखो ये उम्र दराज फोटो के माध्यम से भी हमें लगी रही है ना। और हाल ही में इसका क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानो। देखो एक तो ये बात हो गई कि ये कहाँ पर, इसका संरक्षण कहाँ पर दिया जा रहा था इसको, पन्ना टाइगर रिजर्व। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखना, इसका नाम क्या है, वत्सला। और ये सबसे पहले जो है इसका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, ये केरल के नीलाम्बूर में हुआ था। केरल के नीलाम्बूर वन में इसका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। उसके पश्चात 1971 में इसे होशंगाबाद लाया गया, जहां 1993 तक यह रही। और उसके पश्चात 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 2003 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, और फिर यह वहां से जो है अभी भी पन्ना में ही थी, और अन्य हाथियों के बच्चों की क्या करती थी दोस्तों, देखभाल करती थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका जन्म ध्यान रखिएगा कहाँ पर, केरल में, फिर होशंगाबाद लाया गया, और फिर होशंगाबाद के बाद ही हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में इसे 1993 में स्थानांतरित कर दिया। 2003 में सेवानिवृत्त कर दिया गया, और फिर बाद में अन्य हाथियों के बच्चों की क्या करने लगी, सेवा करने लगी, देख रेख करने लगी। ठीक है, थोड़ा सा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लो दोस्तों, है ना। देखो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो क्षेत्र कौन सा है हमारा, छतरपुर पन्ना वाला। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था दोस्तों, 1994 में। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 2011 में प्रदेश का तीसरा तथा देश का 18वां जैव आरक्षित क्षेत्र इसे घोषित किया गया था। इस उद्यान में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है, और केन बेतवा लिंक परियोजना इसी उद्यान से होकर गुजरती है। यहाँ पर NH39 भी जो है यहीं से होकर गुजरता है। ये बात आप पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। ये कुछ बातें हैं, लेकिन ये वत्सला नाम याद रखिएगा। ये एक हथिनी है दोस्तों जो पन्ना टाइगर रिजर्व में अभी तक थी, और हाल ही में इसका क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में, ये देखो इस प्रश्न को भी अच्छे से समझिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस भारतीय शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित किया है। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखकर हाल ही में मध्य प्रदेश ने कहां पर, अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित किया है। इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों राजीव कुमार टंडन को, है ना। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, राज्य मानव अधिकार। ठीक है, राज्य मानव अधिकार दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानो मध्य प्रदेश के संदर्भ में।
देखो सबसे पहले इसके गठन को समझिएगा दोस्तों। गठन कैसे होता है, तो गठन होगा इसका यहाँ पर एक अधिकार अधिनियम, संरक्षण अधिनियम है, जिसे दोस्तों 1993 का एक बोला बोला जाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसकी धारा 21, धारा 21 के अनुसार ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेंगे। और यह गठन मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों 13 सितंबर 1995 में। ठीक है, अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 5 है, उस इकाई 5 में हमसे कमीशन पूछे जाते हैं। उन कमीशन को ध्यान में रखकर यहाँ पर इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो गठन पूछ लेता है, ठीक है, या फिर किस धारा के तहत इसका गठन किया गया है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार इसको यहाँ पर अच्छे से देख लो। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे इसके दोस्तों ओंकार प्रसाद वर्मा। और इसका ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों, हम सब बराबर, बराबर हमारा अधिकार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें अध्यक्ष व सदस्य रहेगा दोस्तों, इन दोनों का कार्यकाल देखो यहाँ पर, दोनों का कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष। 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो भी रिटायर हो सकता है, और उसके कार्यकाल को 3 वर्ष भी यदि हो जाएंगे तो भी वहां से उसको पदस्थ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल है। ठीक है, ये है इनका फोटो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार टंडन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। ये है लोगो हमारा, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। ठीक, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29 क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 28 क्रमांक के हमारे कौन से थे, तो 28 क्रमांक के थे सुरेश कुमार कैद जी। और जब ये न्यायमूर्ति थे उस समय कार्यवाहक न्यायमूर्ति के रूप में कौन थे हमारे दोस्तों, संजीव सचदेवा जी, है ना। और हाल ही में संजीव सचदेवा जी जो है हमारे क्या है 29 क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, शपथ कब लेंगे दोस्तों, ये 17 जुलाई 2025 को, कहां पर, भोपाल में। और इन्हें शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, राज्यपाल। मतलब जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहता है उसको कौन शपथ दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, और मुख्य सचिव कौन है हमारे दोस्तों, अनुराग जैन। ठीक है, दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते दोस्तों हमारे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में इसलिए जानना जरूरी दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यूनिट 5 जो है उसमें हमारी एमपी पॉलिटी दी गई है, और एमपी पॉलिटी में भी हमारा जो है उच्च न्यायालय जो है सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। तो उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, चलो उच्च न्यायालय के बारे में यदि हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो समझना, देखो उच्च न्यायालय की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो उच्च न्यायालय का निर्माण जो है, जो भवन है उच्च न्यायालय का जो हमारा भवन है उसका निर्माण किया था राजा गोकुलदास ने। कब किया था दोस्तों, 1899 ईस्वी। और उस समय उसके वास्तुकार थे दोस्तों हेनरी इरविन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो गठन से पूर्व की इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लो। जो हमारा उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थापित हुआ था दोस्तों, नागपुर में। कब हुआ था, 2 जनवरी 1936 को। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों गिलबर्ट स्टोन। ठीक, दूसरा दोस्तों यहाँ पर प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इनके बारे में आपको जानकारी होगी। और वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संदर्भ में हम देखें तो वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो 1956 में हमारा गठन हुआ, उस समय अगर हमारा हाई कोर्ट की स्थापना हम देखें तो उसी समय जो है हमारे मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही हमारे हाई कोर्ट की भी स्थापना की जाती है 1 नवंबर 1956 को, है ना। जबलपुर में इसका क्या है दोस्तों, आप देखते हो मुख्य जो है शाखा यही है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके थे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, और वर्तमान में कौन है दोस्तों, संजीव सचदेवा जी। कौन से क्रमांक के, 29वें क्रमांक के। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इसकी 2 खंडपीठ है दोस्तों, इंदौर और ग्वालियर, ये आपको पता है। लेकिन ये दोनों खंडपीठ कब स्थापित की गई, तो ये की गई दोस्तों 28 नवंबर 1968 को। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगली तीसरी जो है हमारी खंडपीठ वो भोपाल में प्रस्तावित है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। कौन से क्रमांक के, 29 क्रमांक के। 28 क्रमांक के कौन थे, सुरेश कुमार कैद जी। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर हाल ही में, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये है दोस्तों रमेश मेंदोला। और इनके बारे में आप जानते हो, ये हमारे अगर मध्य प्रदेश में भी देखा जाए विधानसभा 2023 का चुनाव, तो सबसे चर्चित व्यक्ति हमारे मेंदोला जी ही हैं। देखो इनके बारे में आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पर अभी वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में 5वीं बार इन्होंने जो है
इस पद पर ये आसीन हुए हैं। और 2023 के हमारे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले भी यही है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 5वीं बार जो है इस ओलंपिक संघ के निर्विरोध यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, रमेश जी मेंदोला। ठीक, चलो ओलंपिक संघ को भी थोड़ा सा जान लो दोस्तों। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ को थोड़ा सा जानो। पहली बात तो ये है कहाँ पर, तो ये है दोस्तों जबलपुर में, है ना। और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हो गई थी पहले ही कब, मतलब 1952 में। ठीक है, तो ये दोनों बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलो, मध्य प्रदेश के किस समारोह को एशिया के वाओ WOW गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा विक्रमोत्सव। विक्रमोत्सव को WOW गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो दोस्तों, देखो ये है विक्रमोत्सव, इसे यह जो है अवार्ड मिला है अभी। और यहाँ पर विक्रमोत्सव हुआ था दोस्तों 125 दिन तक, है ना। कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 26 फरवरी से लेके 30 जून 2025 तक। ठीक है, कहाँ पर हुआ है ये बात ध्यान रखना, उज्जैन में हुआ है। इसका शुभारंभ हुआ था 26 फरवरी को, समापन हुआ है 30 जून को। इसका उद्देश्य था दोस्तों सम्राट विक्रमादित्य के स्वर्ण युग को याद करना। ठीक है, पुनर्जीवित करना, जो हमारे राजा विक्रमादित्य थे उनके बारे में जानना, उनका इतिहास पढ़ना, प्लस उनको फिर से क्या है पुनर्जीवित करने का प्रयास है। और यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर इसे यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उज्जैन में यह हुआ था, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। विक्रमोत्सव 125 दिन तक। ठीक, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 के कराटे इवेंट में 2 सिल्वर पदक प्राप्त किए? दोस्तों 2 सिल्वर पदक प्राप्त करने वाले हैं रीना गुर्जर। रीना गुर्जर जो है दोस्तों, इनको अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 के कराटे इवेंट में 2 सिल्वर पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये है रीना गुर्जर। ठीक है, और रीना गुर्जर जो है ये खेलती क्या है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर किस खेल से संबंधित है, कराटे से। ठीक है, कराटे के साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों किस स्थान से संबंधित है। स्थान जो है इनका नरसिंहगढ़ है। क्या है, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ आएगा दोस्तों, राजगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ से ये संबंध रखती है कराटे से। और रीना गुर्जर जो है इन्हें हाल ही में क्या है दोस्तों 2 यहाँ पर पदक प्राप्त हुए, सिल्वर पदक। ये है रीना गुर्जर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हेतु भोपाल को जो है यहाँ पर क्या मिली है, स्वीकृति प्रदान हुई है ना। इसको आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय रक्षा सर्वोपरि, है ना, ये इसका लोगो है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। चलो आगे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश के 100 सर्वाधिक गंभीर सड़क दुर्घटना वाले जिलों को चिन्हित किया है। और इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, इसकी पूरी कहानी समझो उससे पहले दोस्तों समझ लो मध्य प्रदेश में सड़कों का जो नेटवर्क है वो कितना है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे परिवहन में पूछा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो अपडेट है, न्यू डेटा है, इसको थोड़ा सा एक बार संकलित कर लो, आपके काम में आएगा, है ना। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर है हमारा, 9315 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग कितना है, 113891 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर मुख्य जिला मार्ग कितना है, 25,639 किलोमीटर। और अन्य जिला मार्ग कितना है दोस्तों, 34,432 किलोमीटर। तो ये है डेटा जो आपको लेटेस्ट डेटा है, अपडेट है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुल सड़क नेटवर्क मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों, तो 80,775 किलोमीटर। ठीक है, तो हाल ही में सर्वाधिक 6 दुर्घटना वाले जो है हमारे जिले जो है यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव जो है इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इंदौर में हुआ। पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंदौर में जो है इसका क्या है दोस्तों, आयोजन किया गया है। और आयोजन हुआ है इसका 11 जुलाई को, 11 जुलाई 2025 को इसका आयोजन हुआ है। और इसकी थीम है दोस्तों यहाँ पर, ये है इसकी थीम, अगला क्षितिज कल के शहरों का निर्माण। इसको अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको समझ में आएगा,
ये है दोस्तों नेक्स्ट हॉरिजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो। ठीक है, ये इसका क्या है दोस्तों, ये है इसकी थीम। ठीक है, ध्यान रखना। और इंदौर में इसका आयोजन हुआ है और यह कॉन्क्लेव उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 के अंतर्गत मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित की गई है। एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर उद्योग एवं रोजगार वर्ष, कौन से वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है, तो 2025 को। सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है उद्योग वर्ष कौन सा घोषित किया गया है, तो उद्योग वर्ष है हमारा 2025। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ पर इमेज में सारी बातें बताई गई है। चलो 10 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तपोधरा मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया है। और इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों तपोधरा मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक है श्री राम जी तिवारी। ये है यहाँ पर तिवारी जी, इनको आप देख लीजिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस पुस्तक का क्या कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन है अहमदाबाद। ये क्वेश्चन अपना फिर से क्या हो गया दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कहां पर किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, फिट वाला जो है ये हमारा भोपाल में आयोजित किया गया है। कौन सा दोस्तों, फिट इंडिया क्लब। ठीक है, देखो कब हुआ है दोस्तों, 19 जनवरी 2025 को दोपहर 3 बजे भोपाल में जो है इसको यहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, इसका लोकार्पण हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों अब कैटेगरी और बढ़ गई है, थोड़ा सा स्कोर अच्छे से समझना। देखो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग, है ना, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर सुपर स्वच्छ लीग की। तो इसमें क्या है, और जो है यहाँ पर स्वच्छता को लेकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है इस प्रकार का ये जो श्रेणी रखी गई है। और इसमें हमारा जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो है जिला है हमारा इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का और देश का अगर देखा जाए तो पहला हमारा स्थान रखता है कौन, इंदौर। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा और देखें दोस्तों, यदि हम श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के 8 जिलों को, कितने दोस्तों, 8 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। अब यहाँ पर अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे इसमें सुपर स्वच्छ लीग है, राष्ट्रपति पुरस्कार है, गंगा शहर, ये भी क्या है दोस्तों, एक पहल है। ठीक है, एक श्रेणी है। दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो इस प्रकार की श्रेणियों में हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है दोस्तों, 8 जिले शामिल है। देखो सुपर स्वच्छ लीग की यदि हम बात करेंगे तो सुपर स्वच्छ लीग में हमारा इंदौर है, उज्जैन है और बुधनी है। ठीक है, ये अलग अलग जनसंख्या के आधार पर है ना। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार की श्रेणी में भोपाल है, देवास है, शाहगंज है। और विशेष श्रेणी या गंगा शहर की अगर हम बात करें तो जबलपुर यहाँ पर इस श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तकर्ता वाला हमारा जिला है ना। अगला है दोस्तों, राज्य स्तरीय पुरस्कार में यदि देखा जाए तो ग्वालियर है, इसमें यहाँ जो है मिनिस्ट्रियल अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। तो कितने शहर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हमारे ऐसे शहर जो है या ऐसे हमारे जिले हैं जिनको क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर सुपर स्वच्छ लीग में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, इनमें जनसंख्या के आधार पर भी है, अलग अलग श्रेणी जो है। देखो जनसंख्या के आधार पर भी देखें हम तो 10 लाख से अधिक आबादी में यदि कोई पुरस्कृत है तो वो है हमारा कौन सा जिला दोस्तों, इंदौर जिला। ये तो आप जानते हो। ठीक है, एक और अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 लाख से लेके 10 लाख तक की कैटेगरी में आप देखोगे तो इसमें जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाला हमारा जिला कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो वो हमारा जिला आ जाएगा उज्जैन। ठीक है, और यदि 20,000 से कम आबादी की अगर हम बात करेंगे तो विदिशा जो है ना, बुधनी या विदिशा जो है 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में जो है इसे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला सारस महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है।
पहले तो दोस्तों ये पहला है हमारा, ठीक है। मतलब इसका पहला संस्करण कब दोस्तों 2025 में ही प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। अब सारस जो है ये देखो दिखता कैसा है, इसकी लंबी सी जो है नेक होती है दोस्तों और लंबे लंबे इसके पाँव होते हैं, ठीक है। और सारस के संरक्षण को और सारस के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इस महोत्सव का प्रारंभ किया है। दोस्तों सारस का अपना एक विशेष महत्व है। आप जानते हो हमारी रामायण जो है, जो विश्व का प्रथम ग्रंथ है हमारी रामायण, उसके रचयिता है दोस्तों वाल्मीकि। और वाल्मीकि जी जो है, इन्हीं वाल्मीकि जी ने अपना जब रामायण का प्रारंभ होता है तो उसमें सारस से ही इसका जो है एक कथा से प्रारंभ होता है। आप सबको जानकारी होगी, और नहीं होगी तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों जब रामायण की रचना होती है वाल्मीकि जी द्वारा, तो सबसे पहले उसमें एक कथा के रूप में, एक कविता के रूप में सबसे पहले जिक्र होता है वो सारस का ही होता है। दो सारस के ऐसे जुगल रहता है, युगल रहते हैं, जोड़ा रहता है। और एक शिकारी आता है और एक शिकारी जो है एक सारस को मार देता है, और फिर जो दूसरा सारस रहता है वो उसके वियोग में ही अपने प्राणों को त्याग देता है। क्योंकि ये जोड़े से रहने वाले जो है सारस हमेशा जोड़े से ही रहते हैं। यदि इनका कोई भी एक कहीं किसी कारणवश नहीं रह पाता है, जीवन उसका खत्म हो जाता है, तो दूसरा अपने प्राण जो है उसके वियोग में त्याग देता है। तो उस समय जो है शिकारी आता है, वो शिकारी जो है एक सारस को मार देता है। तो ऐसे में फिर जो है दूसरा जो है सारस वो उसके वियोग में मर जाता है। फिर वाल्मीकि जी उसको शाप देते हैं कि तू भी जो है परेशान होकर मरेगा, और तूने किस कारण से जो है इसको मारा। ये सारी बातें जो है कहानी है हमारी रामायण में। आप देखोगे कविता में तो पहला ही प्रारंभ भी इसी से होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए सारस को जानना भी जरूरी है दोस्तों, और सारस के लिए लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सारस महोत्सव का प्रारंभ किया है। तो इसका संरक्षण भी हमें करना है। और ये सामान्यतः हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, देश का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर सामान्यतः ज्यादा पानी रहता है, तालाब, झील, ऐसे एरिया में आपको यह जो है पक्षी देखने को मिलेगा सारस, ठीक है। और अभी हाल ही में इसको बचाने, इसको संरक्षण देने के उद्देश्य से ही जो है हमारे यहाँ पर यह उत्सव प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है दोस्तों, पहले इसको जानो कि मध्य प्रदेश में पहला सारस महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारी राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया। दोस्तों इनको तो आप जानते हो, ठीक है। और हिंदी कमेंट्री के रूप में हम सुशील जी दोषी को जानते हैं दोस्तों। और इन्होंने हाल ही में दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर एक किताब का जो है क्या किया है, विमोचन किया है। और वो इनकी किताब जो है उसका नाम है कहानी क्रिकेट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इतना ही है इस क्वेश्चन में जानने के लिए। अगला है दोस्तों, हाल ही में फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे मध्य प्रदेश को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला तमिलनाडु है, दूसरा जो है यहाँ पर कर्नाटक है, और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो फूलों के उत्पादन में हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा, तीसरा। और लगभग कितना उत्पादन किया है हमारे यहाँ पर फूलों में किसानों ने, तो 5,12,914 टन जो है उत्पादित हुआ है फूल या पुष्प, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 22 जुलाई 2025 को सांख्यिकी से समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने किस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। दोस्तों सांख्यिकी से समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद ने यहाँ पर डाटा सुदृढ़ीकरण योजना का को स्वीकृति प्रदान की है। दोस्तों डाटा में एक अच्छा सा सुंदर तरीके से हमारे पास यदि डाटा आएगा तो हमारे कार्य के क्रियान्वयन में देरी नहीं होती है। कई बार डेटा को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती है। इस डेटा में अच्छे से जो है इस डेटा की जो प्रक्रिया है इसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही जो है इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेटा सुदृढ़ीकरण योजना, ठीक है। 22 जुलाई 2025 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों मोहम्मद हुसैन जो है इनके बारे में जान लो पहले। देखो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। और यह जो है श्योपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। और ये 65 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, है ना। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। और हाल ही में इन्होंने क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
जीता है। ठीक है, यह आयोजन 12 और 13 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, श्योपुर, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, इनका संबंध पूछा जाता है, संबंध आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस खिलाड़ी का संबंध किस जिले से है, किस खेल से है, कौन सा पदक उन्होंने जीता है। चलो, मध्य प्रदेश केडर की किस आईपीएस अधिकारी को आरपीएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों सोनाली मिश्रा जी। सोनाली मिश्रा जो है, इन्हें आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक या डीजी जो है नियुक्त किया गया है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना, आरपीएफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 में आरपीएफ एक्ट के तहत, और वर्तमान स्वरूप इसको प्रदान हुआ दोस्तों 20 सितंबर 1985 को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कार्य प्रणाली भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन जो है क्या करती है, कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों इंदौर में, और लगभग 12 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे वातावरण में ऑक्सीजन को बढ़ाना, और अन्यथा गैसेज जो हमारे लिए हानिकारक है उनको धीरे 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 कम करना। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में पहला जो है ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? हमारे इंदौर में। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह रीवा में किया गया है 26 से 27 जुलाई 2025 को। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें पर्यटन व्यवसायी जो है या टूर ऑपरेटर्स हैं और होटल इंडस्ट्री के बीच जो है साझेदारी होगी, और इससे जो है यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो, हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 की राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है दोस्तों रजत पदक। ठीक है, ध्यान रखना, सिल्वर जो है यहाँ पर हमने प्राप्त किया है एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में। ठीक है, दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के संदर्भ में। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में हमने जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स एक बार यहाँ से देख लिया है। अब जो हमारी आगे की क्लास रहेगी वो दोस्तों यूट्यूब पर सुबह 7 बजे आपको मिलेगी, जिसमें हम दोस्तों 1 अगस्त से कंटिन्यू हमारी क्लास को देखेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे। और इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम दोस्तों एक समझ के साथ जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और इस एक समझ के साथ ही जो है हम विकसित करेंगे हमारी छोटी छोटी जो हमारे डाउट आते हैं, कई बार प्रश्न देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम उसका अवलोकन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन सारी बातों पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस 2026 को ध्यान में रखकर बैच प्रारंभ कर दी गई है। यदि आपने ओमकार इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। वहां पर आपको एमपीपीएससी से संबंधित चाहे प्री है मेंस है सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज सारी जो है आपको क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज रहती है, आपको जो भी डाउट रहता है, सारे वहां पर आप पूछिएगा, हम सबका वहां पर आपको अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारी इस प्री प्लस मेंस की अगर आप यहाँ पर पूरा ये बैच आप लेते हो, इसको आप एनरोल करते हो, तो मात्र आपको मेंस मिलेगा 8,000 रुपए में आपको यहाँ पर मेंस। ठीक है, और दोस्तों 3,000 रुपए में आपको प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा। यदि पूरी बैच जो है आप एक साथ करना चाहते हो दोस्तों, तो अभी आपको 10,000 रुपए में पूरा प्री प्लस मेंस जो है कंप्लीट जो है करवाया जाएगा। बेहतर और एक्सपर्ट जो है हमारी फैकल्टी, उनके माध्यम से आपको मेंस अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ साथ बेहतर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आंसर राइटिंग डाउट सेशन सारे आपके रहेंगे। आप इस नंबर पर आप कहीं से भी तैयारी करो, इस नंबर पर आप मेंस से संबंधित कुछ डाउट है या कुछ आंसर लिख रहे हो तो आप इस पर भेज दीजिएगा। चाहे आप इस बेस से जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे हो, आप एक बार अपने आंसर लिखिएगा, भेजिएगा। हम बेहतर तरीके से आपको कैसे आंसर लिखना है, कहाँ कमी नहीं करना है, और यदि कमी कर रहे हैं तो किस प्रकार की कमी से हमें बचना है, इन सारी बातों पर हम बेहतर तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं दोस्तों, और कल से आपकी एमपी या मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए करंट अफेयर्स तो आप तक प्रारंभ होने वाला है। कल से आप 7 बजे सुबह जो है आपको 1 अगस्त से जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें हम बेहतर तरीके से सारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स एक समझ के साथ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।